Hi guys, welcome to this platform. Make sure that you do hit the like button and subscribe to the channel before we start with the session. This is Kajal Singh, your favorite biology expert, and I hope everyone is doing awesome. कैसे हो सब लोग? जल्दी से let me know. अपना जो है एनर्जी लेवल बताओ, क्या है एनर्जी लेवल आज का आपका? Yes, जल्दी से everybody. I want everybody's reply. यस कमेंट में सबका अटेंडेंस मार्क हो जाना चाहिए. फ्यूचर डॉक्टर XYZ इज प्रेजेंट. आखिर मैं भी तो देखूं कौन है हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स. यस जल्दी से अटेंडेंस मार्क हो जाना चाहिए और शुरू करते हैं हमारा एक नया चैप्टर. अ वेरी बेसिक, अ वेरी फंडामेंटल और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज योर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जहां पर आज हम लोग इंट्रोडक्टरी सेशंस रखेंगे where we are going to talk about what is heredity, what is variation, who is responsible for knowing all these things, and फाइनली इस चीज से जेनेटिक्स का आगे कैसे डेवलपमेंट होता गया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे हमारे आज के सेशन में. तो रेडी हो जाए सब लोग. यस चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, तो हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इसमें जो टॉपिक्स हैं आज हम लोग बात करेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में. फर्दर जो जो हमारे क्लासेस होंगे उसमें विल बी टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी मिंडलिज्म में आ जाता है ये, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस स्टडी करेंगे. डिविएशंस क्या क्या थे मिंडलिज्म के, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट एनिमल्स, म्यूटेशंस एंड आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ये सारी चीजें जो है दिस इज द बेसिक्स ऑफ योर जेनेटिक्स. ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, दैट मीन्स आप जेनेटिक्स के कोई भी सवाल आगे के चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ सकेंगे. बट ये चैप्टर बेटा जी फंडामेंटल बेसिक्स है. ये इधर आप बेसिक चीजें आपको लगेंगी अरे ये तो बहुत इजी है, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आप जो है चकरा जाएंगे. तो ऐसा हमें नहीं करना है, इसीलिए कोशिश करिएगा कि जो भी चीजें आपको ये सेशन में पढ़ाए जा रहे हैं हर चीज आपके क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. एक भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए. हर एक कंसेप्ट आपका एकदम सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. ठीक है. यस तो उतना कैन आई ट्रस्ट यू गाइज कि यस आपको कोई भी डाउट रहेगा यू विल गेट बैक टू मी. यू कैन गेट बैक टू मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल. आगे जाके पढ़ते समय कोई भी डाउट रहा, काजल सिंह बायोलॉजी इज माय टेलीग्राम चैनल. यहाँ पर आपको रेगुलरली पोल्स भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगा सारे हैंड रिटन नोट्स का एंड ऑल्सो डीपीपीज. बट मेक श्योर करिए आपको कोई भी डाउट है यू कैन गेट बैक टू मी ऑन द टेलीग्राम चैनल सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड एंड यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट. है कि नहीं. यस नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले मेक श्योर करिए कि आपका पिछला सेशन एकदम अच्छे से क्लियर हो. क्लियर. ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं. यस सबसे पहले हमें पता है कि भाई हमारा जो जितने एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, यस जो एडवांस्ड वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना. सो वी हैव कम टू नो कि वी हैव स्टडीड इन आवर लोअर स्टैंडर्ड्स की जो मोस्ट फंडामेंटल, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो होता है रिप्रोडक्शन. बराबर. तो ये हमने को समझ में इतना तो आ गया है. और वो भी उसमें भी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन असेक्सुअल. राइट. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम प्रोजेनी आती रहती है और चांसेस हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. वेयर एज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिजम्स जो है प्रोजेनी रिसीव करता है कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ मम्मा एंड पापा. यस फ्रॉम बोथ एग्स एंड स्पर्म वो जो है रिसीव करते हैं कैरेक्टर्स को, और फिर उसके वजह से क्या होता है, दे रिजेंबल देयर पेरेंट्स. दे डोंट लुक आइडेंटिकल, है ना. यस इवन तो हम इसको भी बेबी एलिफेंट बोलेंगे, इनको बड़ा वाला एलिफेंट बोलेंगे, मम्मा एलिफेंट बेबी एलिफेंट, बट एलिफेंट जैसा दिख रहा है, एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं होगा बेटा जी. सिमिलरली यहाँ पर ये बेबी मम्मा, ओ इसकी आंखें मम्मा जैसी है, इसके नाक पापा जैसे हैं, इसकी स्माइल मम्मा जैसी है. इसका मतलब क्या है कि इसमें मम्मा पापा के कैरेक्टर्स मिक्स गए हैं, बट ये फिर भी आइडेंटिकल नहीं होगा, ये सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से. है कि नहीं. आप कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला एग्जांपल ले लीजिए. हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जो है हमेशा कैसे दिख, माय सीरी गॉट एक्टिवेटेड. हाँ तो
ओके बहुत फनी हो गया बट ओके हाँ नेवर माइंड। तो रीजन क्या है बेटा जी, ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स जो हो रहे हैं, यस, इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। हमारे चैप्टर का नाम में ही है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है कि नहीं? यस। तो उसका मतलब ही क्या है? प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस के, यानी कि इस चैप्टर में इनहेरिटेंस कैसा हो रहा है, मम्मी पापा का जो जीन है वो बच्चे के पास जा रहा है, उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। और बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं बिकॉज रिकॉम्बिनेशन होता है। हमने बखूबी बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में जो है सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ा था कि मियोसिस क्यों होता है, कैसे रिकॉम्बिनेशन होता है, बराबर कि नहीं? यस, सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दैट पार्ट, उसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं है कि नहीं, राइट? सो have you ever wondered why humans give birth to humans and an elephant always gives birth to a baby elephant and why not other animal? ऐसा क्यों नहीं होता कि ह्यूमन जो है उसने कुत्ता बिल्ली पैदा कर दिया? होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे जेनेटिक मेकअप जो है सेम होता है, हमें जेनेटिक मेकअप सेम होता है, उसी में वेरिएशंस होते हैं, भले वेरिएशंस होते हैं बट इतना नहीं कि चेंज ही हो गया, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, बराबर? yes, so we know that the chapter which we are studying principle of inheritance and variation, उसमें inheritance का मतलब क्या होता है बेटा जी? उस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में inheritance जो हम पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब यही होता है कि there is a transfer, there is what? there is transfer of characters from parents to offsprings। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। और जब ये इनहेरिटेंस जो है, यस, जब ये इनहेरिटेंस होता है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रो की जब हम बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी होता है लुक्स सिमिलर to their parents but not identical। आइडेंटिकल कभी नहीं होगा बेटा, हमेशा क्या होगा? हमेशा सिमिलर होगा, कभी भी आइडेंटिकल नहीं होगा। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वेरिएशन। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो हम पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो ये जेनेटिक्स का बेसिक चैप्टर है जिसके हर एक फंडामेंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। समझ में आया? यस। अब यहाँ पर फैमिली ट्री देख सकते हो कि एक ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, उनसे जो है बच्चे आए, उनके बच्चों की शादी हो गई तो उनसे बच्चे आए, तो ये जो बच्चे हैं इनमें इनके भी जीन्स ट्रांसफर हुए होंगे। इसी को कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। कि भाई हमारे पूर्वज जो थे उनसे भी जीन्स हमारे पे ट्रांसफर होती हैं, वो फैमिली लाइन में ट्रांसफर होते जाता है जीन्स, इसी को कहते हैं हेरिडिटी। यानी कि चांसेस है कि अगर आपके दादाजी को कोई बीमारी है तो चांसेस है कि वो बीमारी आपको भी हो सकती है, क्योंकि आपके फैमिली लाइन में वो जो है जीन पास ऑन हो रहा है। समझ में आया? Clear everyone? So what is genetics? The branch of science which deals with the inheritance, yes, as well as the variations of characters from parents to the offspring, उसको कहते हैं genetics। Clear everybody? Yes। और पता है क्या, एक और एक चीज बताती हूँ, ये चीज के बारे में ना बाद में जब हमको पता चला डीएनए एंड ऑल, व्हेन वी स्टडीड अबाउट अ न्यूक्लिक एसिड्स एंड ऑल दैट, वी गॉट टू नो, वी गॉट क्लियर, ठीक है, कि अच्छा ये डीएनए एंड ऑल पास ऑन होता है। बट तुम लोगों को पता है जो अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट जो थे, जब एग्रीकल्चर चालू हुआ था उसी टाइम पे लोगों को ये पता था कि कुछ तो वेरिएशन होता है, मतलब सेम प्लांट नहीं आ रहा, कुछ तो चेंजेस हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कुछ तो गड़बड़ है वाली फीलिंग उनको आ जा रही थी, है ना, उनको पता था कुछ तो है जो कि जिसके और कि चलो कुछ नोटिस करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट दे न्यू दैट इज बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज उन लोग एग्रीकल्चर में थे तो उन लोग अलग अलग जो है ग्रो कर रहे थे, तो उतना तो उनको आइडिया आ ही गया था। तो ये मैं कब की बात कर रही हूँ? ऑलमोस्ट 8000 BC की बात कर रही हूँ मैं, यस 10,000 BC की बात कर रही हूँ। तब लोगों को पता था कि भाई कुछ तो ऐसा है कि यहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से कुछ तो वेरिएशंस आ रहे हैं। ऑल्दो नाउ वी आर वेरी मच अवेयर, यस,
कि हाँ अब जो हमें पता है कि ये साइंटिफिक बेसिस पे इनहेरिटेंस वेरिएशन अब हमें आइडिया हो गया है व्हेन वी गॉट टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर्स, राइट। सो वेरिएशन क्या होता है बेटा जी? वेरिएशन है द डिग्री टू विच अ प्रोजेनी डिफर फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। उस कितने डिग्री तक प्रोजेनी पेरेंट्स से डिफर करती है उसको कहते हैं वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द की टू वेरिएशन अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स। इट हेल्प्स इन सिलेक्टिव ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड इन डोमेस्टिकेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एवोल्यूशन में। चेंज नहीं हुए तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, सिस्टम चेंज होता जाएगा, आपको भी चेंज होना पड़ेगा, आप उसमें रोते नहीं बैठ सकते। काफी बच्चे अभी तक रो रहे हैं इस बात के लिए कि मैम ये क्या हो गया, नीट 2024 का क्या हो गया? कोई बात नहीं, हो गया ना, कीप ऑन अडैप्टिंग टू इट। रोते रहोगे तो कुछ और करना पड़ेगा। डिसाइड कर लिया मेडिकल करना है, अब सिस्टम के हिसाब से, सिस्टम कुछ भी कर लेगा, तुम लोग सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, उतना पावर है नहीं अपने पास, तो सिस्टम के हिसाब से we'll have to keep on changing, right? That's evolution and that is what you have to do. You have to fight back, you have to win that case, right? Yes everyone, तो बस वही करना है। तो एक और एक एग्जांपल ले लो, देखो सहीवाल, ये जो गाय है, यस ये सहीवाल गाय जो है सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके ऑलरेडी हमारे वही उसी टाइम पर जो अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट थे उन्होंने सिलेक्टिवली ब्रेड किया था। यस दे सक्सेसफुली ब्रेड डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज, वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स को यूज करके उन्होंने अलग अलग ब्रीड्स बनाए थे, सिलेक्टिव क्रॉसिंग करके, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग करके, और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हेल्प से उन्होंने किया था। इंडियन काउ जो है सहीवाल, ये जो है ये इंडियन ब्रीड है, ठीक है, पंजाब में ज्यादा होती है। ये जो है डोमेस्टिकेट किया था आपके एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ से, ठीक है। यस और इसीलिए हमारे पास और भी वैरायटी है, जैसे आप रेड सिंधी देख सकते हो, है ना। यस ये रेड सिंधी है। फिर यहाँ पर देख लो आप, यस यहाँ पर, ठीक है, ये भी अलग ब्रीड है, कंकरेज। ये आपका गिर गाय, सुना है ना ये सब, बराबर, ये अलग अलग ब्रीड्स आए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ is the number of successful variation minimized by the process of sexual maximized by the process of sexual reproduction? कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही ऐसा कैसे होता है? यस तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होगा। कैसे होगा? क्योंकि जब एक मियोसिस होता है ना, ये पेरेंट्स हैं, ये पापा हैं, ये मम्मा है, राइट। इनमें होगा गैमेट्स बनेंगे। क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा, है ना। इनमें गैमेटोजेनेसिस होगा और गैमेटोजेनेसिस में फिर स्पर्म बनेगा और एग बनेगा। बट ये गैमेटोजेनेसिस हुआ कैसे? ये गैमेटोजेनेसिस हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और हमने सेल डिवीजन चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था कि मियोसिस में क्या होता है। यस मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है बेटा जी? रिकॉम्बिनेशन। तो अगर कहीं पे भी रिकॉम्बिनेशन हुआ होता है और जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, यस जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ क्या हो रहा है? पहली बात मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन्स, है ना, जिसके वजह से क्या होता है? जिसके वजह से वेरिएशंस होते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वही जीन का बस कॉपी होता है, माइटोसिस, वही जीन का बस कॉपी 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 कॉपी। तो जेरोक्स निकालते रहोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। बट हाँ वो जेरोक्स में सपोज एक ने अपना नोट्स बनाया, उसमें उसने अपने चीजें लिखी और फिर तुमने उसका जेरोक्स लिया तो तुमको अलग वैरायटी मिली। क्यों? क्योंकि चेंजेस हुए। समझ में आया? गॉट इट एवरीवन? चलिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स गेट मिक्स थ्रू फर्टिलाइजेशन और इसीलिए ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस आते हैं। बात होती है ये जो जीन की हम बात कर रहे हैं, ये जीन क्या है? तो भैया ये जीन इज नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए। आपका जो डीएनए होता है उसी का एक सेगमेंट ले लेंगे, उसी को क्या कहते हैं? जीन। सो जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्योंकि हेरिडिटी में यही जीन्स हैं जो पास होते हैं आपके मम्मी पापा से आपके पास, ठीक है। और इसी जीन्स के वजह से हमारे पास हमारे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब मेरे बाल जो हैं अगर ब्राउन है, दैट इज बिकॉज मेरे मम्मी पापा के बाल ब्राउन थे। यस आपके जो है कान में लोब्स होंगे क्योंकि आपके मम्मी पापा के पास है, मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे मम्मी पापा के पास भी वो जीन्स नहीं थे, ठीक है। यस फिर स्किन कलर किसका कैसा है? कोई फेयर है, कोई डार्क है। क्यों? क्योंकि उनके मम्मी पापा वैसे थे। सिंपल। यस और हर
कैरेक्टरिस्टिक्स जो है छुपा होता है जीन्स में। यस, हर कैरेक्टरिस्टिक का रीजन कि कैसा होने वाला है उसका इंफॉर्मेशन छुपा होता है जीन्स में। और यही जीन्स को जब हम स्टडी करते हैं तो ये एक कंसेप्ट आता है हमारा अलील्स का। ना व्हाट इज अलील? अलील एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिवेटेड फॉर्म है अलीलोमॉर्फ्स का। ना व्हाट इज दैट? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन। हर जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जीन्स पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में? जीन्स जो होते हैं वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक होगा जो अलग दिखेगा, जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक होगा बोलेगा इसको ना फेयर करना है, एक कैरेक्टरिस्टिक होगा बोलेगा इसको ना डार्क करना है, या फिर छोड़ो फेयर एंड डार्क में नहीं जाते हैं। एक बोलेगा इसको टॉल करना है, एक और कैरेक्टरिस्टिक बोलेगा इसको ड्वार्फ करना है, ठीक है, हाइट में। तो दोनों ही सेम चीज के लिए लड़ रहे हैं, दैट इज हाइट। तो हाइट के लिए, हर एक फीचर के लिए हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स होते हैं हर फीचर के लिए। एक टॉल हो गया, एक ड्वार्फ हो गया। तो हमारी बॉडी में भी हर एक जीन अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे एक कैपिटल हो गया, एक स्मॉल हो गया, ठीक है। यस, तो एक कैपिटल एक स्मॉल उसको कहते हैं अलील। सो व्हाट आर अलील्स? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन्स विद स्लाइट डिफरेंसेस। एग्जांपल, हाइट के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कलर्स के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, शेप के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर। यस, राउंड है इसलिए राउंड रिंकल्ड, कलर के लिए येलो ग्रीन, ऐसे, ठीक है। अब बोलोगे कि यार मैम फिर ग्रीन को तो जी लिखना चाहिए ना। यस, आपने हाइट में यहाँ पे आएगा कैपिटल टी टॉल के लिए, तो डॉर्फ के लिए डी रखो ना, तो फिर कंफ्यूजन होगा ना बेटा, कंफ्यूजन होगा कि ये डॉर्फ के लिए है या किसके लिए। अब जस्ट बिकॉज ये उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म है इसीलिए हमने सोचा उसी का अल्टरनेट जो है स्मॉल लेटर्स में लिख लेते हैं। समझ में आया? बस यही रीजन था और कुछ नहीं, ठीक है। यस, क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, अब इसी कैरेक्टरिस्टिक में कुछ ट्रेट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में डोमिनेंट होते हैं और कुछ ट्रेट्स होते हैं जो रेसेसिव होते हैं। डोमिनेट करना यानी मैं ही सही हूं, मैं ही एक्सप्रेस करूंगा। अब मान लो टॉल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, तो कैपिटल टी हमेशा डोमिनेट करेगा। देखो, जब वो अकेला रहेगा, दोनों जीन सपोज मान लो आपके दोनों अलील्स में यहां पर दोनों जगह पर कैपिटल टी है, ठीक है, दोनों जगह पर कैपिटल टी है। तो ये क्या हो गया? सेम जो है जीन्स है, कैपिटल टी। अगर तो वो तो टॉल ही होगा, बट अगर मान लो कि स्मॉल टी है, तो दोनों स्मॉल टी है, तो ये तो डॉर्फ ही होगा भाई, ठीक है। बट मान लो एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी, अब क्या होगा? बोलोगे मीडियम हाइट होगा मैम, बिल्कुल नहीं, अब जो है फिर भी टॉल ही होगा। तो व्हाट अबाउट स्मॉल टी? स्मॉल टी छुप गया बेचारा, अब सहम गया। क्यों? डोमिनेंट था ना, डोमिनेंट था आपका कैपिटल टी, डोमिनेट कर रहा था। जो डोमिनेट करता है यानी कि जब आपके कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे हाइब्रिड फॉर्म में जो भी एक्सप्रेस करेगा, यस, ये वो जीन है जो एक्सप्रेस करता है इन हाइब्रिड फॉर्म। ठीक है, अलील्स जब हाइब्रिड फॉर्म में होते हैं तब जो एक्सप्रेस करता है उसे कि डोमिनेंट कहते हैं। समझ में आया? यानी कि जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया उसका क्या मैम? वो रेसेसिव हो गया भाई। जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जो छुप गया, वो रेसेसिव हो गया। समझ में आया? यानी कि हमको इतना तो समझ में आ गया कि कैपिटल टी टॉल होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होगा। सिर्फ जब दोनों स्मॉल टी हो गए सिर्फ तभी रेसेसिव दिख पाएगा।
है कि नहीं? यस। उसी बेसिस पे जो है मेंडल जी, ये सब कैसे समझा हमको? इन साइंटिस्ट के वजह से समझा। मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल वाज द फर्स्ट वन हु डेमोन्स्ट्रेटेड द साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पहला आदमी था ये। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, ठीक है, पी प्लांट के ऊपर, बट इसका मतलब ये नहीं है ही वाज द फर्स्ट वन टू डू इट। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, यस देयर, मतलब बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बट ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने 1 2 3 ऐसे कैरेक्टर्स एट अ टाइम बोला कि नहीं एक बार में एक ही कैरेक्टर को ध्यान देगा। वो बस एक छोटी सी चेंज ने इनको अभी फेमस कर दिया, इतना फेमस कर दिया है कि अब ये बन गए हैं हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। समझ में आ रहा है? एक छोटा सा चेंज ने इतना बड़ा जो है इनको पोजीशन दे दी। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बहुत लोग कर रहे थे, तो ही वॉज नॉट द फर्स्ट वन टू स्टार्ट, ही वॉज द फर्स्ट वन टू डेमोन्स्ट्रेट कि क्या साइंटिफिक बेसिस है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करके, यानी ही वॉज द फर्स्ट वन टू फाइनली फाइंड आउट द रीजन। ठीक है, सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल प्लांट इन्होंने किस पे हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज किया? पाइसम सटाइवम पे। एक्सपेरिमेंटेड ऑन गार्डन पी प्लांट फॉर 7 years, 7 सालों तक इन्होंने उस पे एक्सपेरिमेंट किया है। यस, चोज 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, बोला ना इन्होंने एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर पे ध्यान दिया, तो ऑल टुगेदर इनके पास 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिसपे एट अ टाइम वो एक ही कैरेक्टर पे ध्यान दे रहे थे। प्रपोज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वो हम पढ़ेंगे कल के क्लास में। प्रूव ऑल द लॉज यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसके वजह से ये सक्सेसफुल हुए। ये पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे इन्होंने एक टाइम पे एक ही कैरेक्टरिस्टिक, अब इनको मतलब नहीं है कि इसका फ्लावर व्हाइट है या इसका फ्लावर रेड है, कोई मतलब नहीं है। बोला इस बार मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान दूंगा, तो मैं अगर टॉल देख रहा हूं, मैं हाइट देख रहा हूं, तो मैं टॉल एंड ड्वार्फ ही देखूंगा। फिर मैं बाकी चीज, उसका पॉड का शेप कैसा है, पॉड का कलर कैसा है, सीड का कलर कैसा है, सीड का शेप कैसा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एट अ टाइम, यस लिख देती हूं मैं यहां पर, ठीक है, ही was the first to consider 1 2 3 characters at a time, and this perhaps was the secret for his success। समझ में आया? इसी वजह से ये सक्सेसफुल है, अदरवाइज ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक किया था। ठीक है, यस। इनका एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में देखा जाए तो नाइट एंड गॉस करके जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, अर्लियर वर्कर्स जो हाइब्रिडाइजेशन पे काम कर रहे थे, इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है तो हम नहीं पढ़ने की जरूरत है, बट जो नाइट और गॉस थे उनके एक्सपेरिमेंट को इन्होंने आगे बढ़ाया, बट इन्होंने सक्सेसफुली किया, पाइसम सटाइवम पे काम किया। यस, इसीलिए इनका जो है बोलते हैं ना नैया पार हो गई इनकी, बस एक चीज करके कि एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर कंसिडर किया। 7 साल का एक्सपेरिमेंट था बेटा जी इनका, 7 साल। कब बॉर्न हुए थे? यस, ग्रेगर जोहान मेंडल, बॉर्न 22 जुलाई, 22 जुलाई को पैदा हुए थे। कब? 1822 में, ठीक है, 1822, 22 जुलाई 1822 में ये जो है पैदा हुए थे। किस पे एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने? पाइसम सटाइवम, यानी गार्डन पी प्लांट। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखे? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कौन कौन सा? देखो, प्लांट का हाइट कैसा हो, टॉल और ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ, जिसमें टॉल था डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, जो डोमिनेंट होगा उसको हम कैपिटल टी, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। यस, जो
डोमिनेंट होगा उसको हम कैपिटल लेटर देंगे, और जो रेसेसिव होगा उसे हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, यस, ध्यान दो। टॉल, शॉर्ट या फिर ड्वार्फ, फ्लावर का पोजीशन कैसा है, क्या एक्सियल है या टर्मिनल है। ठीक है, एक्सिस पे ग्रो रहा है या टर्मिनल है। फ्लावर का कलर कैसा है, क्या वो पर्पल है या व्हाइट है या रेड है, व्हाइट है, जो भी। पॉड का कलर कैसा है, क्या वो ग्रीन है या येलो है, येलो रेसेसिव है। पॉड का शेप कैसा है, क्या वो फुल है, इन्फ्लेटेड है या फिर कंस्ट्रिक्टेड है। कंस्ट्रिक्टेड मतलब ऐसे 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 ऐसे, फुल मतलब ऐसे एकदम मस्त स्मूथ वाला। ठीक है, सीड का कलर कैसा है बेटा जी, क्या येलो सीड है तो डोमिनेंट है, क्या ग्रीन सीड है तो रेसेसिव है। ठीक है, सीड का शेप कैसा है, क्या सीड एकदम गोल गोल है तो फिर वो डोमिनेंट है, अगर वो रिंकल्ड है तो रेसेसिव है। समझ में? ये थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पाइसम सटाइवम पी प्लांट। समझ में? अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम पी प्लांट ही क्यों, व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट। मेंडल को सक्सेसफुल होने के लिए ये पी प्लांट ने कैसे हेल्प किया, आखिर यही क्यों, कोई गाजर मूली क्यों नहीं, टमाटर आलू क्यों नहीं, मटर ही क्यों। तो देयर वर रीजंस फॉर दिस। ठीक है, आज और रीजन लिखते हैं, 4 रीजन, 4 बहुत ही सिंपल रीजंस कि क्यों इन्होंने जो है मटर लिया। आ जाइए लिखें, गैस। पहला रीजन, इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत क्लियरली दिखते हैं, क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, बहुत ही क्लियरली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिख रहे थे, और इसने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन्होंने कंसिडर किए थे। ठीक है, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, ढेर सारे सीड्स बनाए थे। तो इसमें फायदा क्या है, ढेर सारे सीड्स होने के वजह से जितना ज्यादा सीड्स होगा उतना ज्यादा सैंपल नंबर, है ना, मोर द सैंपल नंबर लेस विल बी दी एरर। समझ में? जितना सैंपल नंबर ज्यादा होगा उतने एरर के चांसेस कम होंगे। इसीलिए आप जब भी एक्सपेरिमेंट करते हो, अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा, देखना फिजिक्स में जो भी रीडिंग आप लेते हो, टीचर हमेशा बोलती है भाई 3 मिनिमम 3 रीडिंग तो लो, ताकि एक सही हुआ एक गलत हुआ तो तीसरा उसको कंफर्म करने के लिए हो। बट व्हेन यू विल डू दीज एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ लार्जर स्केल, यूजुअली 3 से ज्यादा सैंपलिंग ली जाती है। जितनी ज्यादा सैंपलिंग होगी उतना प्रिसाइज तुमको रिजल्ट मिलेगा। समझ में? जितना ज्यादा सैंपल नंबर उतने कम एरर्स होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये हुआ, प्लस ये जो है 5 लिख लेते हैं हम लोग रीजन। ठीक है, यस, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है इनकी 1 सीजन में, मतलब बहुत ज्यादा लंबा इनका लाइफ साइकिल नहीं है, बहुत छोटा सा लाइफ साइकिल है, तो फटाफट ग्रो होके रफा दफा फिर नया साइकिल ग्रो करो। ठीक है, यस। फ्लावर्स शो बर्ड पॉलिनेशन, यानी इनके इसमें ट्रू ब्रीडिंग जो है पानी बहुत आसान होती है, क्योंकि फ्लावर्स जो है सेल्फ पॉलिनेशन दिखाता है। ठीक है, मतलब ट्रू ब्रीडिंग आसानी से मिल जाती है। फिर इजी टू क्रॉस पॉलिनेट, यस, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन करना आसान था। ठीक है, यानी हाइब्रिड्स बनाना आसान था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हाइब्रिड्स बन रहे थे वो कैसे थे, फर्टाइल थे। ठीक है, सो मेंडल ने क्या किया था, ऐसे ही आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या, दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल
पॉलिनेशन, इन्होंने ऐसे ही आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते गए अलग अलग वैरायटीज में एज पेयर्स विद सिमिलर एक्सेप्ट वन कैरेक्टर, ठीक है, एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर उन्होंने कंसिडर किया। ऐसे 7 कैरेक्टर्स थे, सातों कैरेक्टर्स के साथ उन्होंने ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशंस किए, ठीक है। तो क्यों सक्सेस मिला उन्हें भाई? उन्होंने उस बेसिस पे लॉज ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दे दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब पढ़ेंगे हम कल के क्लास में। आज समझते हैं रीजन क्या था, क्या रीजन था मेंडल के सक्सेस का, आखिर इसे सक्सेस क्यों मिला। पहला, मेंडल ने स्टैटिस्टिकल मेथड लाया एंड मैथमेटिकल लॉजिक लगाई, ठीक है। यस, यहीं पे लिख दूं या कहीं और लिखो? चलो इधर ही लिख देती हूँ। क्या रीजन था? रीजन फॉर मेंडल्स सक्सेस, यस, क्या किया मेंडल ने ऐसा कि वो सक्सेसफुल हो गया? पहला रीजन, अप्लाइड, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल लॉजिक, है ना, रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए। दूसरा, केप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, हर एक्सपेरिमेंट का उसने बहुत ही बखूबी तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन किया, सारे डिटेल, नंबर, टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, क्या नेसेसिटी था, सारा चीजें उन्होंने मेंशन की जेनेटिक स्टडीज के टर्म्स में, ठीक है। तीसरा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया, यस, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, नंबर ऑफ जो अलग अलग प्लांट्स था फॉर सेम ट्रेड्स, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, वही लार्ज सैंपल नंबर के वजह से उनको जो है कम एरर्स मिले, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वन रीजन। एंड लास्टली उन्होंने, यस, ही ट्राइड टू फॉर्मुलेट थियोरिटिकल explanations for observed results, अलग अलग थ्योरी दी, वही जो अभी हमने पढ़ा कि ये जो थ्योरी दी, डोमिनेंस, एग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तभी हमको डीएनए वीएनए कुछ नहीं पता था हमें, यस, ये तो बाद में पता चला। इन्होंने तो अलग अलग टेस्ट प्लांट पे ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट्स की, तब जाके इनको ये सारी चीजें पता चली, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्टिंग में, यस, ही कॉल्ड, स्टार्टिंग में कि इन्होंने थ्योरी दी कि समथिंग वाज गेटिंग ट्रांसफर्ड, समथिंग वाज गेटिंग पास्ड ऑन, ठीक है। ही प्रपोज्ड समथिंग was getting passed down, ठीक है। कुछ तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ जा रहा था, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ जा रहा था, ठीक है, ये उन्होंने बोला, थ्रू गैमेट्स, ओके। और उन्होंने उस चीज को क्या नाम दिया, यस, ही कॉल्ड दीज फैक्टर्स। क्या बोला बेटा जी? फैक्टर्स। बट आज के टाइम पे हमें पता है वो फैक्टर्स नहीं, वो तो जीन्स होते हैं जो कि डिफाइन किए जाते हैं एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। समझ में आया? यस। और ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे डीएनए में। अभी हमने यहाँ पढ़ा था, कहाँ गया? ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ये हमेशा अलील के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में? अलील के फॉर्म में। अब अलील के फॉर्म में अगर ये जो है दोनों जीन्स सेम होंगे बेटा जी, यस, दोनों जीन्स अगर सेम होंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं विच आई वांट यू टू रिमेंबर बिफोर वी स्टार्ट विथ आवर
नेक्स्ट क्लास में मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करने से पहले आपको ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। पहला क्या, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज आप लोग क्लियर कर लो। चलो रुको इधर ही लिख लेती हूँ, आ जाओ यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये फैक्टर्स इज, इनका जो फैक्टर्स है वो आज के टाइम पे इट इज नथिंग बट जीन्स। व्हाट इज जीन, सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। और ये जीन्स हमेशा अल्टरनेट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, 2 अल्टरनेट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं अलील्स, ठीक है, जिसको कहते हैं अलील्स। अब ये 2 तरीके के होंगे, ठीक है, 2 तरीके के। एक जहां पर सेम अलील्स होंगे, ठीक है, सेम जीन्स। तो सेम जीन्स हुआ, यस, जैसे कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। अगर आपको सेम अलीलिक पेयर मिला, सेम जीन्स मिले, तो फिर ये किसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे होमोजाइगस। यानी जाइगोट में दोनों सेम जीन्स हैं, ठीक है, सेम अलील्स। जीन्स भी नहीं लिखना चाहिए एक्चुअली यहाँ पे, सेम अगर अलील रहा तो। अगर डिफरेंट अलील रहा तो, डिफरेंट पेयर रहा तो, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे, यानी हाइब्रिड रहा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हेटेरोजाइगस। क्या कहेंगे बेटा जी, तब उसे कहेंगे हेटेरोजाइगस। और हमेशा जो डोमिनेंट होगा वही एक्सप्रेस होगा, जो रेसेसिव होगा वो मास्क हो जाएगा। और इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हैं क्या पढ़ेंगे, फर्दर वी विल टॉक अबाउट मेंडलिज्म, कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड सारे क्रॉसेस वी विल अंडरस्टैंड in our next class, and what were the different roles and what were the different laws of your inheritance, ठीक है, वो सारी चीजें हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर गाइज, आई होप एवरीथिंग इज अंडरस्टूड, सारी चीजें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। Yes, till then, tadas, bye bye, take care everyone and see you all in our next class.